नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र गुर्जर RS स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण लेके आया हूं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होगा। आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करते हैं। वर्ण विचार एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि आप पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वर्णों का ज्ञान तभी संभव है जब आपको वर्ण विचार का पूरा एक एक टॉपिक समझ में आएगा। वर्ण विचार में आता क्या है वो देखते हैं हम। ये क्या है कि एक वर्ण विचार जो है व्याकरण का पार्ट है। व्याकरण के कितने पार्ट है? व्याकरण के 3 पार्ट बताए गए हैं। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। व्याकरण के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्टों कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। पहला पार्ट आपका आएगा वर्ण। पहला पार्ट क्या आएगा? वर्ण आएगा। दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? वर्ण के बाद आता है आपके पास शब्द। वर्ण के बाद क्या आता है? शब्द आता है। और वर्ण के बाद शब्द आएगा, और शब्द के बाद हमारे पास तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वाक्य। हम आज व्याकरण के अंदर तीनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्ण कैसे बने, वर्णों से क्या बना, और वाक्य शब्दों से वाक्य बने, वो बने कैसे, वो हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, लेकिन मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका जवाब दे देना। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका उत्तर सीधा सा आएगा कि कौन सी है? वर्ण है। क्यों है वर्ण? क्योंकि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का एक सार्थक समूह होगा, उसे हम कहेंगे वाक्य। ठीक है। तो अब इसके बाद में एक दूसरा वाक्य और आता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? मौखिक इकाई का नाम आते ही आपको तुरंत ध्यान में लेना है कि मौखिक यानी बोलने वाली। और बोला क्या जाता है? बोलने पर क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी आपके पास, वो होगी ध्वनि। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्णमाला की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारे पास क्या आती है? वर्ण आती है। सबसे छोटी इकाई कौन सी आती है? वर्ण आती है। लेकिन भाषा की ही सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से अगर पूछ लिया जाए तो आपके पास वर्ण आएगा ध्वनि। ठीक है। और इसी प्रकार से एक और ऑप्शन आता है आपके पास, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्वनि या फिर वर्ण? देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। लिखित रूप से हम लिखेंगे उसे। अगर मैंने ए बोला, ए बोलने पर क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है। लेकिन ए सुनाई दे रहा है। अभी ए मैंने बोला, सिर्फ सुनाई दिया। जब तक वो क्या किस में आएगा? सबसे छोटी इकाई जो है ध्वनि में आएगा। जब तक मैंने बोला, बोलने पर आपको सुनाई दी, तो वो एक ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि क्या थी हमारे पास? वर्ण थी। क्या थी वो वर्ण थी। ठीक है। और जब मैंने उसको लिख दिया, मैंने बोला ए को मैंने लिख दिया। जैसे मैंने ए को लिख दिया तो लिखने के बाद वो किस में हो गई? लिखित रूप में हो गई। किस रूप में हो गई? वो लिखित रूप में हो गई। और लिखित रूप में होते ही यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्णमाला की सबसे छोटी जो इकाई है वो हमारे पास क्या हो गई है? ध्वनि या वर्ण। तो वो हमारा आंसर मिलेगा हमें वर्ण। क्यों? क्योंकि जब तक मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? एक ध्वनि है। एक ध्वनि है। लेकिन जब तक मैं नहीं लिखूंगा, जब तक वो क्या माना जाएगा? ध्वनि रूप माना जाएगा। यानी कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई मानी जाएगी ध्वनि। जैसे मैंने ए बोला, ध्वनि है। मैंने क बोला, च बोला,
ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सभी क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। कब तक? जब तक मैं उन्हें नहीं लिखूंगा। लेकिन जब मैं उन्हें लिख दूंगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जब मैं उन्हें लिख दूंगा, जब वो वर्ण कहलाने लग जाएंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वर्णमाला में हमारे पास बहुत से रूप मिलते हैं। लिखित रूप मिलेगा, मौखिक रूप मिलेगा, सांकेतिक रूप मिलेगा। तो हमारे पास जब लिखित रूप में मिले वर्ण लिखित रूप में मिले तब हमारे पास वर्ण कहलाएंगे, और जब मौखिक रूप में मिले तब हमारे पास वो ध्वनि कहलाएगी। इसी प्रकार से अब मैं कह सकता हूँ तीसरा रूप हमारे पास क्या, चौथा रूप क्या आता है? चौथा रूप आता है कि एक वर्ण हो गया, जो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। कौन सी है? वर्ण है। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। कौन सी है? ध्वनि है। और अगर भाषा को ही मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अगर मैं लिख भी दूंगा उसे, तो उन वर्णों को क्या कहूँगा मैं? लिखित रूप कहूँगा। लिखित रूप यानी कि लिखित रूप में क्या कह सकते हैं उसे? ध्वनि कहेंगे। यानी कि ध्वनि को लिख दूंगा, उसके बाद ही वो वर्ण कहलाएगा, नहीं तो तब तक वो सबसे छोटी इकाई कहलाएगी। और क्या कहलाएगी? वो मौखिक इकाई कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास चौथा आता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यानी कि हमारे पास चौथा क्वेश्चन आया है कि हमारे पास सबसे छोटी है ये भी, लेकिन एक तो हमारे पास ध्वनि के आधार पर थी, जो हमारे पास मौखिक के आधार पर ध्वनि आई थी, और जब हमारे पास लिखित रूप में सबसे छोटी आई तो वर्ण आया है। लेकिन अब आता है कि उसका अर्थ निकल जाए, तो अर्थ निकलने के बाद में सबसे छोटी इकाई जो होगी हमारे पास, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास शब्द। क्या आ जाएगी दोस्तों? शब्द आ जाएगी। जैसे समझिए उदाहरण से देखो, आपके पास क है। क्या है आपके पास? एक क है। मैंने बोला, बोलते ही तो वो क्या थी? ध्वनि। बोलते ही तो क्या थी? ध्वनि। लेकिन उस क को मैंने लिखा तो लिखते ही क्या आ गया? वो क्या आ गया? वर्ण आ गया। फिर मैंने उसके बाद में अ लिखा। मैंने उसके बाद क्या लिखा? ए। यह भी बोला तब तो क्या थी? ध्वनि। जब मैंने इसे लिखा तो वर्ण है। फिर इसके बाद में मैंने लिखा मैं। जब तक बोला, जब तक ये क्या थी? एक ध्वनि थी। जब मैंने इसको लिख दिया, लिखने के बाद ये क्या आ गया हमारे पास? एक वर्ण आ गया। फिर मैंने इसके बाद में ए बोला तो मेरे उस बोला तब तक क्या थी? ध्वनि। जब उसको लिख दिया तब वर्ण आ गया। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैंने फिर ल बोला, इसी तरह से उसी प्रकार मैंने बोला फिर ए। यानी कि अगर मैं इसको जब तक अलग अलग है तब तक लिखित रूप तो इसका क्या है? लिखित रूप तो क्या है इसका? ये तो है वर्ण। ठीक है दोस्तों। अब इसको ही मैं क्या कर रहा हूँ? मिलाता हूँ। क में ए मिलाया तो क, मैं में ए मिलाया मैं, ल में ए मिलाया ल। यानी कि इन तीनों को मिलाने पर हमारे पास जो आया है कमल आया है। कमल एक क्या हो गया? एक शब्द हो गया। ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। यानी कि ये क्या है? एक हमारा ये एक भाषा अर्थ के आधार पर, यानी कुछ अर्थ निकल रहा है इसका, कुछ अर्थ निकल रहा है इसका। यानी कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई हमारे पास? शब्द हो गए। जैसे इनको अलग अलग थे तब तक तो ये क्या थे दोस्तों? ये तब तक तो वर्ण थे। लेकिन जब इनको मैंने मिलाया और एक अर्थ निकालने की कोशिश की तो कमल अर्थ निकला है। कमल अर्थ निकला यानी कि ये क्या हो गया? एक शब्द हो गया। यानी कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई जिसको अर्थ के आधार पर है। दोस्तों देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी? वो है वर्ण। कौन सी है? वर्ण है। अगर मैं बात करूं कि ध्वनि के आधार पर तो क्या थी? ध्वनि के आधार पर यानी मौखिक के आधार पर ध्वनि थी, हो तो लिखित के आधार पर हमारे पास क्या थी? वर्ण थी। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हमें कह सकते हैं कि कौन सी है, जहां आपको ऑप्शन में ना लिखित मिले ना मौखिक मिले, तो वो हमारे पास ध्वनि आएगी। अगर अर्थ के आधार पर बात की जाए, तो वो कौन सी आएगी? शब्द आएगी। वो कौन सी है? शब्द है। देखिए फिर से एक बार और बताता हूँ मैं आपको। जैसे सब, अगर आपको सीधा सा एक ही शब्द मिले कि अर्थ के आधार पर, पहला, इससे एक और है ध्वनि के आधार पर, ठीक है। इसके लिखित
आधार पर सबसे छोटी, सबसे छोटी, यानी कि हम कह सकते हैं। और जब आपको लिखित भी नहीं दे, मौखिक भी नहीं दे, कुछ भी अर्थ नहीं दे, तो वो आपको आ जाएगा, तब आपके पास उत्तर आ जाएगा, तब आपके पास उत्तर। अब देखिए पहला अर्थ किस में निकला हमारे पास, शब्दों में, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम एक एक वर्ण को जोड़ करके शब्द बनाए थे। तो हमारा उत्तर आता है कि शब्द का कुछ अर्थ निकलता है, फिर सार्थक ही होगा, वो सार्थक होगा तभी उसका अर्थ निकलेगा। यानी कि जैसे कमल निकला, कमल का कुछ अर्थ निकलता है कि एक पुष्प होता है, ठीक है। और मौखिक रूप से यानी कि हम बोल रहे हैं यानी कि ध्वनि निकल रही है, दिखाई नहीं दे रहा, जब तक दिखाई नहीं देगा जब तक वो ध्वनि रहेगी सिर्फ, ठीक है। जब तक वो अर्थ लिख दिया जाता है तब यानी कि लिखित रूप में वो क्या हो जाती है, हमारे पास वर्ण हो जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं अगर आपके पास ना तो वो कहेगा आपसे कि लिखित रूप या मौखिक रूप, ना मौखिक लिखित, दोनों में से आपसे कुछ भी नहीं कहे, दोनों में से आपसे ना तो मौखिक कहे ना लिखित कहे, सीधा पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी कि आपसे ना तो उसने लिखित के लिए, मौखिक के लिए कहा, ना लिखित के लिए, कुछ भी नहीं कहा, सीधा सा कहा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, भाषा की। तब आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर वाक्य की सबसे छोटी, वाक्य से छोटा कौन है, शब्द है, वाक्य से छोटा कौन है, शब्द है, और शब्द से छोटा कौन है, वर्ण, वर्ण से छोटा कुछ है ही नहीं, यानी सबसे छोटा कौन हुआ, वर्ण। अब मैं कह सकता हूँ कि वर्ण से बड़ा कौन है, तो वो आएगा हमारे पास शब्द, शब्द से बड़ा कौन है, तो शब्द से बड़ा हमारे पास आएगा वाक्य। देखिए दोस्तों इसमें कई बार शब्द पूछे जाते हैं, शब्द का अलग अलग अर्थ शुद्ध में आता है, शब्द शुद्धि में आता है, बहुत कुछ में आता है। तो इसमें शब्द यानी कि सबसे छोटी हमारे पास जब कुछ भी नहीं दिया जाए हमें, तो हमारे पास उसका उत्तर में मिलता है सिर्फ वर्ण, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब वर्णों के बाद में हमें वर्णों के बारे में विचार करता हूँ आपसे। वर्ण क्या है हमारे पास, वर्ण हमारे पास कितने भागों में बांटा गया, वर्ण को पढ़ते हैं हम, फिर शब्द को पढ़ेंगे, फिर वाक्य को पढ़ेंगे। तो हम वर्ण को देखते हैं, वर्ण क्या वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, कुछ वर्ण देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण दो भागों में बांटे गए हैं, एक और दूसरा। पहला जो है वो हमारे पास स्वर होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, व्यंजन होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसमें एक और आता है जो है अयोगवाह है, वो तो आपने बताया ही नहीं। बिल्कुल एक अयोगवाह होता है, लेकिन वो ना तो स्वर में होता है ना व्यंजन में होता है, वो अलग ही होता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं स्वरों की बात करूँ, स्वरों की संख्या आप बताएंगे कि सर 11 होते हैं, कुछ कहेंगे 9 होते हैं, कुछ कहेंगे 13 होते हैं, ठीक है, कोई 10 भी बताएगा। तो बताइए आप सही में इनका जो वर्णों का जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, यानी स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्णों की संख्या दोस्तों आपको व्याकरण की दृष्टि से 11 है, कितने हैं, 11 हैं, और व्यंजन कितने हैं, 33 है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 11 तो स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, टोटल कितने वर्ण होंगे, 44। यानी कि वर्णमाला के अंदर वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो कितनी होगी, 44 होगी, ठीक है। अब देखिए अब ये स्वरों की बात करूँ मैं, तो स्वरों में हमारे पास 2 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में विभाजित किया है। देखिए पहला हमारे पास आता है ह्रस्व स्वर, या फिर हम इसे कह सकते हैं लघु स्वर, या कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, या फिर कह सकते हैं हम इसको रस हो गया, दीर्घ हो गया, एक मात्रिक, या फिर कह सकते हैं हम छोटा स्वर। इसका पर्यायवाची है सब, यानी कि वो आपको ह्रस्व भी कह सकता है, लघु स्वर भी कह सकता है, एक मात्रिक पूछ सकता है, छोटा भी पूछ सकता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे स्वर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें आपके पास आएगा ए, ई, उ और
री, ये चार हैं जो आपके ह्रस्व या फिर कह सकते हैं हम छोटे हैं, एक मात्रिक है, यानी कि एक ही मात्रा है इसमें, तो यानी कि बहुत छोटा है। ई उ री ये बहुत ही छोटी मात्रा में गिने जाती हैं, यानी कि एक मात्रिक है, ये बहुत छोटे हैं। इसके बाद ये तो पहला है, तो दूसरा प्रकार कौन सा है इसका? दूसरा प्रकार दोस्तों मैं बात करूँ आपसे, तो दूसरा प्रकार आता है आपके पास दीर्घ, या फिर कह सकते हैं हम गुरु, या फिर कह सकते हैं द्विमात्रिक, या फिर कह सकते हैं हम बड़ा। यानी कि ये सारे के सारे स्वर हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इनका विलोम शब्द कौन सा है, अगर विलोम शब्द के आधार पर भी दिया जाए तो ह्रस्व का विलोम शब्द दीर्घ होगा, या फिर गुरु होगा, या द्विमात्रिक होगा, क्योंकि सभी ये छोटे हैं ये बड़े हैं, तो इसकी तुलना में तो हम कोई सा भी दे सकते हैं, गुरु भी दे सकते हैं, लेकिन तत्सम और तद्भव शब्दों के आधार पर जो तत्सम में अगर विलोम शब्द पूछा है तो तत्सम में ही उसका विलोम शब्द बताना होता है। तो ह्रस्व का दीर्घ ही होगा, और लघु का गुरु ही होगा, और एक मात्रिक का द्विमात्रिक होगा, छोटा का बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या है दोस्तों 7। कितनी है? 7 है। देखिए कौन कौन सी है इसमें। आ चुके हैं, इनको छोड़ के सभी आ जाएंगे। जैसे ए को छोड़ा आ गया, ए को छोड़ा आ गया, ई को छोड़ा बड़ा ई आ गया दीर्घ ई, ऊ को छोड़ा दीर्घ ऊ आ गया, री आता नहीं इसमें, तो इसके अंदर ए आई ओ औ, यानी कि हमारे पास कितने हो गए? 7 ये हो गए, और दोनों को जोड़ते हैं तो ये 11 होते हैं, और 11 ही हमारे पास कितने क्या होते हैं? स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो यानी कि ये 11 स्वर हुए हैं। अब देखिए इसको एक और भी नाम है इसका, जो है संधि स्वर, यानी कि इन शब्दों की संधि होती है। देखिए इन तीनों की बात करूँ मैं, तो ये तीनों ही इन तीनों का दीर्घ संधि रूप है, यानी कि ए आ होता है, ई होता है, ऊ होता है, यानी कि इनका क्या है? दीर्घ रूप है। यानी कि इसमें इनमें कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? इसमें दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करूँ मैं, इन दोनों में बात करूं तो इनमें भी गुण संधि होती है। इनमें कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। अगर इनकी बात करूं तो दोस्तों यह है, इसमें वृद्धि संधि होती है, यानी कि इन वर्णों में सभी में कुछ न कुछ कोई न कोई संधि जरूर हो रही है। इस कारण इसको क्या कहा है? इसको संधि शब्द भी कहा है। यानी कि हमें एक बार फिर से देखिए, वर्ण की संख्या कितनी है? 44 है। इनको हम वर्णों को साधारण या फिर मूल वर्ण भी कहते हैं। साधारण वर्ण कहेंगे तो भी 44 है, मूल वर्ण कहेंगे तो भी 44 आएंगे। ठीक है दोस्तों, 44 है तो इनको दो भागों में डिवाइड किया। पहला हमारे पास स्वर है, पहला वर्ण कौन सा है? स्वर आया। पहला कौन सा है? स्वर आया। तो दूसरा कौन सा है? व्यंजन। व्यंजनों के बारे में अभी बात नहीं करा, मैंने स्वरों के बारे में बात की। स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? इन पहला तो है ह्रस्व, या फिर हम उसे लघु कह सकते हैं, छोटा कह सकते हैं, एक मात्रिक कह सकते हैं। ये है। दीर्घ की बात करें तो दीर्घ में हम कह सकते हैं, जो गुरु कह सकते हैं, द्विमात्रिक कह सकते हैं, बड़ा कहते हैं, या संधि स्वर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक मात्रिक में तो ए ई उ री ये चारों वर्ण आते हैं, यानी कि 4 ही हो गए। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या है? एक मात्रा है, ये छोटे हैं। इनको अगर हम देखेंगे ना तो छंद जो चलते हैं हमारे साहित्य में उनके अनुसार तो लघु और गुरु होते हैं। लघु और गुरु होते हैं। गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि छोटा और बड़ा दोनों चलते हैं हमारे पास। तो ये साहित्य के आधार पर है। एक मात्रा यानी इनमें मात्राएं हैं, इसमें एक मात्रा, इसमें भी एक मात्रा, ऊ में भी एक मात्रा, री में भी एक मात्रा है, यानी कि इनके अंदर क्या है? एक एक मात्रा ही है, इसलिए इनको क्या कहा है? एक मात्रिक कहा है। और दोस्तों इनके अंदर है 2 मात्रा है। जैसे 2 मात्रा आप बोलोगे कहाँ है? देखो ए प्लस ए, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ। और दीर्घ का मतलब क्या होता है? आ, यानी कि 2 मात्रा हो गए, इसलिए इनको द्विमात्री भी कहा है। और बड़ा यानी कि इससे बड़ा है, इनकी तुलना में ये क्या है? बड़े हैं। बोलने में इनमें ज़्यादा समय लगता है, इनमें कम समय लगता है। इनमें बोलने में इनमें ज़्यादा समय लगता है दीर्घ में, और ह्रस्व में कम समय लगता है, इसीलिए इनको दीर्घ और इनको ह्रस्व कहा है। द्विमात्री डबल मात्रा, बड़ा यानी कि ज़्यादा समय। दोस्तों इन्हीं के साथ में यानी कि हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, अब इसके बाद हम इनके अलावा तीसरा रूप भी इसमें होता है। तीसरा रूप कौन सा होता है वो देखते हैं। स्वर का तीसरा रूप एक होता है प्लुत।
कौन सा होता है? प्लुत होता है। प्लुत का मतलब है यानी कि ऐसे शब्द जिनको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जिनको बोलने में बहुत जोर देना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति दूर वाला होता है, उसको बुलाने में जो समय दिया जाता है, बुलाने में जो आवाज़ दी जाती है, उसमें प्लुत का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहला कौन सा बताया दोस्तों मैंने? पहला बताया था मैंने ह्रस्व, दूसरा बताया था दोस्तों मैंने दीर्घ, और तीसरा है, अब तीसरा आता है हमारे पास प्लुत। ये तीन रूप है। तो पहला जो ह्रस्व था उसमें मैंने वर्ण कौन कौन से लिए थे? उसमें लिया था मैंने ए, ई, उ और री, ये 4 वर्ण इसके अंदर लिए थे। टोटल वैसे तो 7, 11 हमारे यहाँ पर हो गए, 4 + 7 11 हो गए, लेकिन इन्हीं को दीर्घ स्वर मानते हैं, प्लुत मानते हैं, क्योंकि लंबे उसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। ये हमारे मूल भाषा के अंदर होते हैं। मूल भाषा संस्कृत भाषा होती है। दीर्घ में आ आया है, ई आया है, उ आया है, और ए, आई, ओ और औ, यानी कि यहाँ पर हमारे 7 हो चुके थे। लेकिन इन्हीं को क्या करते हैं? दीर्घ मात्राओं में प्रयोग किया जाता है। जैसे ए, ई, उ, री, आ, इन सभी को यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, इन सभी स्वरों को प्लुत कहते हैं। यानी कि इनके ऊपर मैं क्या लगाऊंगा? 3 की मात्रा लगाऊंगा, यानी त्रिमात्रिक कहूँगा मैं इन्हें। क्या कहूँगा? त्रिमात्रिक। यानी कि प्लुत को दूसरा नाम हम कह सकते हैं, ये क्या है? एक त्रिमात्रिक है, त्रिमात्रिक शब्द है। या फिर इनमें 3 मात्राएँ हैं। कितनी मात्राएँ हैं? 3 मात्राएँ हैं। 3 मात्राएँ हैं, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये त्रिमात्रिक है, 3 मात्राएँ इनमें है। यानी कि इनको दूर वाला कोई भी व्यक्ति होता है, उसे बुलाने के लिए प्रयोग में ली जाती है ये भाषा, यानी कि त्रिमात्रिक। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा, सर आपने सारे के सारे शब्द ले लिए, लेकिन इसमें अन और ए तो लिया ही नहीं, ये 2 शब्द कहाँ गए? जब हम LKG UKG छोटी क्लास में पहले दूसरी पढ़ते थे तब हमारे पास ये आते थे। और एक सवाल और उठ रहा होगा, सर ये तो हमारे आते नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन उठता ही नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, चाहे से वो रीट एग्ज़ाम हो, चाहे से वो पटवार हो, चाहे से हाई कोर्ट ग्रुप D हो, इन सभी के अंदर अब आप कहोगे सर इसके अंदर तो सिर्फ व्यंजन दिया है, ये तो स्वर है। अरे भाई, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ रहता है। आप संधि पढ़ेंगे तो संधि के अंदर आपको वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संधि कभी शब्दों में नहीं होती, वर्णों में होती है। और वर्णों में आपसे स्वर संधि जब पढ़ेंगे तो स्वर संधि में सिर्फ इन स्वरों का ही ज्ञान होगा, ना कि एक भी व्यंजन नहीं आएगा स्वर संधि में। और फिर वो स्वर संधि आप कहोगे सर पटवार में आती है, तो अब हमारे को समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में तभी आएगा जब आपके स्वर व्यंजन यानी कि वर्ण विचार यानी कि पूरी वर्णमाला समझ में आएगी। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचें कि सर हमारे लेवल का नहीं है, आपके लेवल का है। आप पढ़ते चलिए, एक के बाद एक वीडियो आते रहेंगे, उनमें आप इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ वो पढ़ना कितना ज़रूरी था हमारे लिए। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ, इस पे बता रहा था आपको कि ये हमारे आते नहीं है, ये इसमें तो लिए ही नहीं गए, तो ये कब लेंगे? दोस्तों देखिए, ये दोनों वर्ड जो होते हैं अयोग वाह होते हैं, अयोग वाह होते हैं। अयोग वाह का मतलब क्या है? इसका देखो संधि विच्छेद करिए। अयोग वाह का मतलब है अ प्लस योग प्लस वाह है। इसका मतलब क्या हुआ? अ प्लस योग प्लस वाह है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अ का अर्थ हमेशा लिया जाता है नहीं से, यानी कि जिसका योग नहीं है वहाँ में। यानी कि हम कह सकते हैं, इसका सीधा सा हम एक ही शब्द में उत्तर देना चाहूँ कि इसका इन स्वरों का प्रयोग, ये जो स्वर हैं इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, इन स्वरों का प्रयोग क्या नहीं होता? व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होता है इन दोनों स्वरों का, इसलिए इनको अयोग वहाँ में रखा है। यानी अयोग का मतलब नहीं, योग जिनका योग व्यंजनों के साथ नहीं है उसमें क्या, इसलिए इनको क्या रखा गया है? अयोग वहाँ में रखा गया है।
ठीक है, आगे देखते हैं। और यानी कि आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं थी वो मैं समझ पा रहा हूँ, और आप देखिए जिज्ञासाएं आपकी शांत हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके दोस्त उन सबको फ़ायदा तभी मिल पाएगा, उन वो भी इस कक्षा का लाभ उठा पाएंगे, तब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और आने वाले वीडियो आपको तभी मिल पाएंगे तब आप इस चैनल को RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको आने वाला वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखिए, मैं आपको स्वरों के बारे में बता चुका हूँ। स्वर हमारे पास कितने हुए हैं? 3 हुए हैं। एक तो हुआ है ह्रस्व, दूसरा हुआ है दीर्घ, तीसरा हुआ है प्लुत। तीनों के अंदर हमने अ और अह को नहीं लिया, अन और अह को नहीं लिया है, क्योंकि वो दोनों हमारे पास किस में माने जाते हैं? अयोगवाह में। अब आप बोल रहे होंगे सर कभी कभी हम कर्मशः लिख देते हैं, कर्मशः लिख देते हैं, तो इसमें तो अ आया है और ये तो स्वरीय व्यंजन ही है। आपने तो अभी भी बताया है कि जिनका योग स्वर व्यंजनों के साथ नहीं होता इसलिए इनको अयोगवाह माना, और यहाँ तो स के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए ये स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्वर के साथ ही जुड़ा है, व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ा। देखिए कैसे, अगर मैं पीछे वाले वर्ड का ही विच्छेद करता हूँ तो स प्लस अ आता है, स प्लस अ आता है, और इससे अ के ही विसर्ग लगा हुआ है। तो बताइए स्वर के साथ है या व्यंजन के साथ है? इसका योग स्वर के साथ है, इसलिए कहा था मैंने कि इन विसर्ग और अन का योग व्यंजनों के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ स्वर के साथ ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी? व्यंजनों की। हमारे पास अब एक स्वर टॉपिक था, उसको मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं हम दूसरा। पहला टॉपिक हमारा ये पहला पॉइंट ये था, इसको दूसरे भाग जो बताया गया था मैंने बताया था अभी व्यंजन। अगर व्यंजन की बात करूँ तो व्यंजन को भी इसमें 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला जो है उनको कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब है जब हम बोलते हैं उनको तो हमारे कहीं ना कहीं कंठ से लेकर के होठों तक कहीं ना कहीं हमें स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या आता है, सीधी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए इसमें आप सिर्फ 5 वर्णों का ध्यान रख लीजिए, कु, चू, टू, तू, पू, यानी कि इसका मतलब हुआ क वर्ग। क्या हो गया इसका मतलब? क वर्ग हो गया। क वर्ग का मतलब है क वाले क, ख, ग, घ और न, यानी कि ये पूरे हलंत रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब क्या है? व्यंजन है, और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? व्यंजन रहे हैं। अगर आप इसे हलंत नहीं करते हो क को, तो इस क के अंदर से दोस्तों क प्लस अ निकल जाएगा, इसलिए इसको हलंत करना बहुत जरूरी है। जब आप संधि करेंगे तब अगर इसको हलंत करा हुआ नहीं लिखेंगे तो आपकी संधि होगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ही एक स्वर मौजूद होगा, और हम जब मिलाते हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ, या अगर स्वर नहीं होता है तो हम उसे आधा लिख देते हैं। जैसे अत्यधिक लिखते हैं, अत्यधिक लिखते हैं तो इसमें अति प्लस अधिक होता है, तो यहाँ पर त, क्योंकि कोई स्वर नहीं रहता इसलिए होता है। अगर मान लीजिए मैं इसमें ऑलरेडी स्वर मिला दूंगा तो कहाँ से होता है? उसमें मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो आप ये देखना, इसको आप क्या नहीं करेंगे, एक तो हलन जरूर करेंगे, इसमें स्वर रह जाएगा नहीं तो, और हमें व्यंजनों में कभी स्वर नहीं होता, क्योंकि ये कभी भी स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, स्वरों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा चू का मतलब है च वर्ग, टू का मतलब है ट वर्ग, प का वर्ग है प का मतलब प वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, यानी कि भाई आपको बताता हूँ। आप कहोगे सर ये तो हम पढ़ चुके थे लेकिन भूल गए। बिल्कुल, इनको क्योंकि LKG UKG प्रेप में पढ़ते हैं तब याद रहते हैं, बाद में भूल जाते हैं, लेकिन ये अब हमें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा अगर हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करना है तो। च का मतलब है छ, छ, ज, झ और ञ, ट, ठ, ड, ढ और न, प, त, थ, द, ध और न, और प, फ, ब, भ और म। दोस्तों देखिए ये सब के सब कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए, यानी कि हमारे पास कितने होने चाहिए थे? 44, यानी कि 33 होने चाहिए थे, क्योंकि 44 तो 7 ये भी थे, 11 प्लस 33 दोनों मिलके कितने थे? 44, लेकिन 33 तो ये होने चाहिए, 25 हुए हैं। 25 5 15 5 20 25, 5 5 15 5 5 10 15 20 25,
सॉरी दोस्तों 25, यानी 25 हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्पर्श व्यंजन हो गए जो हमें कहीं ना कहीं स्पर्श करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो आता हमारे पास, वो दूसरा कौन सा है, स्पर्श के बाद हमारे पास आता है ऊष्मीय। एक आता है अंतःस्थ। ठीक है, अब देखिए इनमें भी कितने कितने वर्ण आएंगे। ऊष्म में आएंगे हमारे पास स है, ये हमारे पास 4 वर्ण इसमें हो गए। 25 4 29 हो गए। हमारे पास और कम पड़ रहे हैं 4, तो 4 इसमें आएंगे। वो आएंगे य व र ल। अब दोस्तों आपके पास 25 4 29 4 33, यानी हमारे पास 44 पूरे के पूरे वर्ण हो चुके हैं। 11 स्वर हमने पढ़े, उसके बाद में 33 25 4 4 8 और 25 33, यानी टोटल हम कितने वर्ण व्यंजन पढ़ चुके हैं, 33। अब आपसे इसके अंदर से आप बोलेंगे सर क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछ सकता है एक, तो कितनी है, तो आपका आंसर आएगा 4। कौन से हैं तो स पूछेगा। ठीक है, और एक इसके अलावा अंतःस्थ पूछ सकता है, अंतःस्थ की वही 4 संख्या है, और अगर इनको पूछेगा तो ये वह रहल है। अब दोस्तों इसमें एक कन्फ्यूजन ये होता है, अभी रीट में पूछा गया क्वेश्चन था ये, कि इनका क्रम यही है क्या, क्योंकि ये क्या है, एक तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में क्रम बदलता है। देखिए ये व र ल, और एक संधि के अकॉर्डिंग आपको मैं ऊपर बताता हूँ, इनका क्रम बताता हूँ आपको। इनका क्रम है वो एक्चुअल में क्या है कि 2 प्रकार से रहता है, 2 प्रकार से इस तरह से। एक तो रहता है ये व र ल, ठीक है, ये तो रहेगा हमारे संधि के अनुसार। बाकी वैसे जो देखा जाएगा इसका यर लव रहता है, इसका यर लव रहता है। अब आप कहोगे सर हमें तो संधि के अकॉर्डिंग याद रहता है, क्योंकि संधि हम जब पढ़ते हैं तो इक के स्थान पे यण करते हैं, यानी कि य व र ल करते हैं। अगर आप हमें ये याद रखने को कहोगे तो य र लव याद हो जाएगा हमें, और ये याद हुआ तो यहाँ गड़बड़ करेंगे, यहाँ गड़बड़ करें तो वहाँ गड़बड़ होगी, कहीं ना कहीं तो एक जगह गड़बड़ होगी। तो हम कैसे याद करें, देखो कुछ याद नहीं करना। अगर आपको अंतःस्थ का आपको क्रम पूछ लिया जाए तो आप 2 यार हैं, उनके बीच में लव है, यानी कि 2 दोस्त हैं जिनको हम कहते हैं यार दोस्त, और उन दोनों क्या करते हैं आपस में बहुत प्रेम है, इसको हटा दो, ये लव सही क्रम हो जाएगा सीधा सा। ये तो रखना है अंतःस्थ वर्ण का, और बाकी जो यवरल जो हमारे पास रहेगा ये संधि के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, अगर आपको अंतःस्थ वर्ण का क्रम पूछ लिया जाए, पूछा भी गया है कि सही क्रम बताइए, एक में ये था, दूसरे में ये था, फिर ये ल र व उल्टे सीधे फिर दे दिया वो आगे, बाकी 2 तो यही थे। अब जो संधि को पढ़ा था, क्योंकि इसको पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये तो आती ही नहीं है, सीधा से यही जवाब आता है कि ये कहाँ से आती है। लेकिन मैंने कहा कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि हमारा वर्णमाला संधि से जुड़ा हुआ है। अब जो संधि पढ़ा वो तो इसको राइट करके आया, और जो वर्णमाला पढ़ के गया था वो इसको राइट करके आया। अब वो पूछा क्या था, अंतःस्थ का सही क्रम, और सही क्रम तो दोस्तों यही होगा, ये नहीं होगा। इसलिए आपको दोनों ध्यान में रखना है। जब मैं आपसे संधि में चलेंगे, हम संधि पढ़ेंगे तब तो हमारे ये काम आएगी, और अब जब अभी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तब ये काम में आ रही, वर्ण विचार में ये काम में आएगी। और इसको एक ही तरीका रखना, बाकी तो ये याद करके रखो, ये वह रहल है, ये वह रहल है, ठीक है। लेकिन अंतःस्थ वर्ण की बात आ जाए तो यार लव, यानी कि 2 दोस्तों में प्रेम, ये ध्यान रख लेना। ये इसमें से सिर्फ आ को हटाना है आपको, बाकी क्रम सही हो जाएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यानी कि आपको अंतःस्थ आ गया, इसके अलावा आपके पास स्पर्श आ गया, ऊष्मीय आ गया, ये सारे के सारे व्यंजनों का क्रम हो चुका है। यानी कि मैं आपसे अगर बात कहूँ कि वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्णों की संख्या कितनी है, मूल वर्ण हमारे पास, यानी कि वर्णमाला के अंदर वर्णों की बात कर रहे हैं, वर्ण यानी कि मूल वर्ण, या फिर हम कह सकते हैं साधारण वर्ण। इनका जो क्रम पूछा जाता है, मतलब वो संख्या पूछी जाती है,
तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 44 है या फिर 52 है या 56 है, और तीनों ही राइट है, तीनों ही राइट है, लेकिन मूल आते ही थोड़ा सा ये हो जाएगा, कुल आते ही ये हो जाएगा, मानक आते ही ये हो जाएगा। ये साधारण में रहेगा, ये है जो आपके कुल में रहेगा, और ये जो मानक में रहेगा। इन वर्णों की संख्या भी मैं आपको एक सारणी के माध्यम से समझा रहा हूँ, वो सारणी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। देखिए आपको सीधा सा एक सारणी में पूरे वर्ण आ जाएंगे। एक टेबल छोटी सी है, साधारण सी, यहाँ पर मैं वर्ण लिखता हूँ, ठीक है। इस वर्ण को मैं 3 भागों में डिवाइड करता हूँ, ये कर दी, ठीक है। पहला मैंने लिया स्वर, अभी पढ़ चुके। दूसरा अपन व्यंजन पढ़े, ये भी पढ़ चुके। और अयोगवाह जो मैंने बताया कि जिन स्वरों को हम व्यंजनों के साथ नहीं होते, सिर्फ स्वर ही होते हैं, अह और अह, वो दोनों हमारे किस में आते हैं, वो दोनों हमारे पास किस में आएगा, इसमें आएगा, वो अयोगवाह में आते हैं सिर्फ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कितने थे, 11, ठीक है। ये कितने हैं, 33, और उनकी संख्या भी नहीं ले रहे अपन, क्योंकि जो बचेंगे उसी में आएंगे, क्योंकि 44 तो हमारे पास यहीं पर हो चुके थे। जो मैं पहला रूप बताया था आपको 44 साधारण, वो तो यही हो गया, यानी बच्चे जो उसी में आएंगे। इसको भी मैंने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में, लेकिन हमारे 2 में ही आते हैं। तीसरा तो सिर्फ लंबी जो आवाज़ देते हैं, दूर वाले को आवाज़ देते हैं, उसके लिए होता है। तो ये होता है हमारे पास एक ह्रस्व। अब मैं आपको अदर नाम नहीं बता रहा हूँ कि इसके पर्यायवाची, यानी कि ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक, छोटा, ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पढ़ा चुका पूरा हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आता है दीर्घ, इसके दूसरे नाम नहीं बता रहा मैं, दीर्घ, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि, ये सारे नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पढ़ चुके अपन। अब देखिए इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। इसमें ए था तो इसमें आ था, इसमें ई था तो इसमें बड़ा ही है, इसमें ऊ है तो इसमें बड़ा हुआ है। री सिर्फ यहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो मूल भाषा में होता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों होते हैं। आपके पास स्वरों की संख्या 11 भी आएगी और 13 भी आएगी, और 13 तो आएगी मूल भाषा यानी संस्कृत में, और इसको हम अच भी कहते हैं, और 11 आएगी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या री यहाँ पर भी आ जाएगी, इसलिए वो एक तो 10 हो जाएगी, एक ली यानी कि बड़ा री और ली, ये दोनों आ जाएंगे, और दोनों आते हैं हमारे पास 13 हो जाते हैं। दूसरा इधर आता है हमारे पास ए, आई और ओ और औ, ये हमारे पास हो गए टोटल मिला करके 4, 7 यानी कि 11, यानी कि मेरे पास जो 11 थी स्वर हो गए। व्यंजनों की बात करूं, एक स्पर्शता, एक अंतःस्थता और एक स्पर्शता, सॉरी ऊष्मीयता, ऊष्मीयता, ठीक है। इसके अंदर देखो वर्ण कौन कौन से हैं, वही कु, चु, टू, तू, पू, ठीक है। यानी कि कैसे, कैसे न तक, जैसे न तक, तैसे न तक, तैसे न तक, और पैसे म तक, यानी कि 25 ही हो गए, ठीक है। इसके अंदर से, इनका भी क्रम ध्यान रखना, क्योंकि संधि में जब वो पूछेगा ना ईचु स्थान, यानी ई के स्थान पे क्या होगा, उसके स्थान क्या होगा, तो यही क्रम आता है वहाँ पर भी। आप इनको अगर अलग अलग ऊपर नीचे कर दोगे तो ये भी कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यह अब इसका मैं इसी का क्रम बता रहा हूँ आपको, वर्णमाला का, संधि का क्रम नहीं बता रहा। यर लव, यानी कि 4 ये 8 और 25 ये 33 हो गए। अब देखो 4 हमारे पास और आएंगे, कौन से, जिन वो ना तो व्यंजन में आएंगे, ना अयोगवाह में आएंगे, ना स्वर में आएंगे, उन्हें कहते हैं मिश्रित व्यंजन। मिश्रित व्यंजन होते हैं, ये 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कक्षा वाला श, एक होता है त्रे, एक होता है गे, और एक होता है श्री वाला श। कितने हो गए, 4 ये, ठीक है, प्लस इसमें 4 कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अयोगवाह में एक तो अनुस्वार था, ये वाला, एक विसर्ग था, ये वाला, कितने हो गए दोनों, 2, यानी +2, कितने हो गए 50,
ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक आता है ताड़न जात। ताड़न जात आते हैं। ये क्या होता है ताड़न जात? ताड़न जात होता है, ये हमारे पास एक ड आता है तय वाली लाइन में, ड और ड ये दोनों आते हैं, इनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है। ये दोनों ताड़न जात होती है, ये होते हैं 2। यानी कि मेरे पास कितने हो गए? 44। 44 4 2 48 50 52। मैंने कितनी कितनी संख्या बताई थी? 1 44 प्लस 52 प्लस 56, यानी कि यहाँ पर योग कितना हो गया? 52 का। ये हो गया हमारे पास कुल वर्ण। ये हमारे पास कुल वर्ण हो गए। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 44 मूल थे, 52 कितने हो गए? कुल हो गए। 52 क्या हो गए? कुल हो गए हमारे पास। अब इसके बाद मैंने और जोड़ने हैं, तब जाकर के 56 होंगे। और 56 कौन से होंगे? ये तो हमारे पास वर्णमाला हो गई। पूरे लगभग एक भी वर्ण नहीं बचा इसके अंदर, पूरे आ चुके। तो हमारे पास कुछ वर्ण और बचे हुए हैं। अब देखिए, अब मैं इसके बारे में आपको यहाँ बता देता हूँ। ये होते हैं हमारे पास विदेशी, यानी कितने और जोड़ने पड़ेंगे हमें? 4। यानी कि विदेशी एक तो आता है स्वर, विदेशी स्वर आता है, जैसे कि ये वाला। कभी आपने डॉक्टर, कॉलेज ऐसे नाम सुने होंगे जिन्हें विदेशी कहते हैं, ग्रहित भी कहते हैं इनको। तो ये हमारे पास ऐसा एक स्वर होता है, एक ही हो गया। ठीक है, अब बचे 3। अब इसके अंदर हमारे पास विदेशी व्यंजन भी होते हैं, विदेशी व्यंजन भी होते हैं। विदेशी व्यंजनों के अंदर कौन कौन से आते हैं वो देखिए। एक तो आता है क, ख, ग, ज और फ, ये होते हैं। और इनके नीचे भी यह वर्ड लगा होता है, इन्हें नुक्ता कहते हैं। ये 5 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर इसमें से 3 को माना गया है। एक तो इनको हटा दिया गया और सिर्फ इसको हटाया गया, सॉरी इन दोनों को रखा गया, 2 को हटा दिया गया। ग ज फ, यानी कि जैसे गज़ल लिखा हुआ मिलता है कहीं पर, उसमें ये ज आता है, विदेशी वाला आता है। ठीक है, तो इस पर फारसी लिखा हुआ मिलता है कई बार, वहाँ पर ये फ आता है। तो ऐसे वर्ड आते हैं जिनके अंदर ये मिलेगा आपको, तो इनको क्या कहते हैं? विदेशी व्यंजन कहते हैं। तो ये इनको एनसीईआरटी में वैसे तो 5 माने गए थे, लेकिन इसको क्या नहीं माना गया? इसको एनसीईआरटी में नहीं माना गया, इसलिए कितने रह गए? 3 रह गए। और 3 और 1 4, यानी कि मैं इसमें 4 प्लस और करता हूँ, टोटल कितने हो जाते हैं? 56। और पूरी वर्णमाला के अंदर हमारे पास 56 है। मैंने अलग अलग समझाया और एक साथ पूरे को एक ही निचोड़ में भी निकाला आपके सामने। अगर देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? देखो, आपके पास भिन्न छांट के लिए कह सकता है, भिन्न छांट। ये एक तो दे दिया आपको ड, एक दे दिया ग, एक दे दिया ज और एक दे दिया फ। भिन्न क्या हुआ इसमें? भिन्न ये हुआ क्योंकि ये तो क्या था? ये वर्ण तो क्या था हमारे पास? ये तो ताड़न जात था, यानी कि देशी था। और ये 3 बच गए जो क्या थे? विदेशी। ये तो विदेशी यानी भिन्न, ये हो गया। अब आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा, तीनों के नीचे ही तो हमारे पास क्या लगा हुआ है? डॉट लगी हुई है। ठीक है, और चारों ही में कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा हमें कि डॉट यहाँ भी लगी है। ये पूरे के पूरे वर्ण ग हमारे आता है, ये ज भी आता है, फ भी आता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। लेकिन पता कब चलेगा? तब हम इन्हें तब पढ़ेंगे, तभी पता लगेगा कौन कौन सा वर्ण हमारे विदेशी हैं, जो हमारे पास विदेशी व्यंजनों में आते हैं, कौन से ताड़न जात है। ताड़न जात का ही इसमें आता है। बाकी आगे हम इसकी चर्चा करते हैं कल। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? इसको लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे वाला